बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब ने कुछ सहाफ़ियों और मारूफ सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेट से गुफ्तगू की है। बहुत ही खुली डुली गुफ्तगू की है। वो वैसे हमेशा ही बड़ी खुली डुली गुफ्तगू करते हैं। इस पर बहुत बड़ी बातें उन्होंने की हैं। उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सियासत, इमरान खान साहब की सियासत और हुकूमत, सब चीज़ों पे बड़ी खुल के गुफ्तगू की है। इस पे बात करेंगे। ये बड़ी अहम गुफ्तगू है और सबसे पहले अल्लाह ताला के फजल करम से और आपके ताउन से ये ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी और सारी है। अभी सर्दियाँ आ गई हैं जनाब और बच्चों के लिए कपड़े भी चाहिए और साथ ही जो है ना गर्म बिस्तर, उनको बाकी जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड करनी है हमने। और इंशाअल्लाह वो इसको अधूरा मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका ताउन जारी है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पर रब्ता कीजिए। किस तरीके से आप इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। एक एक लम्हे की वीडियोस मैं अपलोड भी कर रहा हूँ। किसी को पर्सनली भिजवानी होती हैं तो उसको पर्सनली भी भिजवा देता हूँ। हमारे पास इंशाअल्लाह ट्रांसपेरेंसी का ऐसा सिस्टम है कि कोई वहीं पे इलाके में जाके इंटरव्यू कर ले, हमें कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया। तो ये अपने आप को हम ये कोई खुद नुमाई के लिए मैं वीडियोज़ नहीं लगाता होता, ये खुद एहतसाबी के लिए लगाता हूँ और इंशाअल्लाह ऐसे ही है। सबसे बड़ा जो खुद एहतसाबी या आंसरेबिलिटी होती है ना, वो अकाउंटेबिलिटी वो अल्लाह को होती है, उसके बाद किसी और को होती है। लेकिन मैं जो भी किसी तरीके से भी कोई मदद कर रहा है उसको आंसरेबल हूँ, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ। तो जनाब ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप इससे पता कर सकते हैं कैसे आप कार खैर में शामिल हो सकते हैं। जनरल बाजवा साहब ने सीनियर सहाफ़ियों और ब्यूरोक्रेट से गुफ्तगू की और उन्होंने अपना रिलेशनशिप भी बताया, वर्किंग रिलेशनशिप इमरान खान साहब के साथ भी, नवाज शरीफ साहब के साथ भी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ भी। लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने बहुत अहम, ये आज हर जुमले में एक ब्रेकिंग है, हर जुमले में एक ब्रेकिंग न्यूज़ है। तो उन्होंने कहा कि मेरा अपने कैरियर का सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप नवाज शरीफ के साथ रहा है और शाहिद खाकान अब्बासी के साथ रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी कि मेरा अपना कैरियर का जो सबसे बेहतरीन रिलेशनशिप रहा है वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहा है, वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब। ये आज जनरल बाजवा साहब की इस गुफ्तगू को भी हम क्रिटिकल अंदाज में एनालाइज करेंगे। हाँ, ये बात नहीं है ज़फ़र नकवी की कि जनाब किसी ने कह दिया तो जनाब वो पत्थर पे लकीर हो गया और हमने मिन्नो अन जो है ना तस्लीम कर लिया, अमन्ना व सदकना कर लिया, सर तस्लीम खम कर लिया। ये बात नहीं है। इस गुफ्तगू की भी क्रिटिक करेंगे, इस गुफ्तगू को भी क्रिटिकल अंदाज में देखेंगे। तो उन्होंने कहा हमारा जो बेहतरीन रिलेशनशिप रहा है ना, वर्किंग रिलेशनशिप, वो नवाज शरीफ साहब के साथ रहा है, शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ रहा है। तो जब नवाज शरीफ साहब के साथ वर्किंग रिलेशनशिप रहा है तो नवाज शरीफ साहब को सट मारने की क्या ज़रूरत थी? नवाज शरीफ साहब को खाम खा हटाने की और पाकिस्तान को खाई में डालने की क्या ज़रूरत थी? बात तो ये है ना। तो कहते हैं कि जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब मुझ पर इतना एतमाद करते थे कि उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई, मुझे ड्यूटी असाइन की, मेरे ज़िम्मे ये जिम्मेदारी लगाई। उन्होंने कहा कि जी आप जाइए और यूएई के साथ ताल्लुकात बेहतर कीजिए, वहाँ से आपने सफारतकारी करनी है। आपने मतलब एक प्राइम मिनिस्टर है ना, प्राइम मिनिस्टर किसी के ज़िम्मे भी कुछ भी कर सकता है। प्राइम मिनिस्टर इज़ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। अब कुछ मेरे दोस्त कहेंगे कि ये कोई आर्मी चीफ की जॉब तो नहीं है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान के जो मारूजी हालात होते हैं ना, जो ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ होते हैं, उनको देख के बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि मेरी ड्यूटी लगाई और मैंने वो बतरीके एहसन सर अंजाम दी और वो वहाँ से बहुत कुछ फिर आया भी सही, पैसे भी आए और वो सारा कुछ ताल्लुकात भी बेहतर हुए और बहुत सारे खित्ते के भी हवाले से भी। तो इस तरह से उसके बाद जनाब जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि ज़्यादती हुई है नवाज शरीफ के साथ, उनको निकाला गया है और ये हमसे ज़्यादती हुई है, नवाज शरीफ के साथ हमने ज़्यादती की है। यानी दो बातें बैक वक्त उन्होंने मानी हैं, तस्लीम की हैं। उन्होंने कहा है नवाज शरीफ के साथ ज़्यादती हुई है और ये ज़्यादती हमने की है, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने की है, कंट्रोल टावर ने की है। तो फिर इसका मतलब है कि ये ज़्यादती, तो उन्होंने तो ज़्यादती का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, फिर इसका मतलब ये है कि ये एतराफ़ जुर्म भी है। ठीक है ना,
ये कन्फेशन भी है, जी हाँ, ठीक है ना। ये बात ये है कि ये गलत हुआ है हमसे। बात ये है कि एक रियासत का इदारा था जो कि सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे आता था। सेक्रेटरी डिफेंस के ऊपर वजीर दिफा था, वजीर दिफा के ऊपर वजीर आजम था। तो हमने जो हमसे हमारे 3 दर्जे ऊपर जो हमारा बॉस था, उस बॉस को हमने निकाला है, ये वो उन्होंने माना है। ठीक, मैंने कहा ना, इस बयान को भी क्रिटिकल अंदाज में देखूंगा। ये ऐसा नहीं कि मैं बयान पढ़ के मिन करके मैं आपको सुना दूं, ताकि ये तारीफी बयान हो कि जनाब उन्होंने मान लिया है और उन्होंने कहा है कि सबसे अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप मेरा नवाज शरीफ के साथ रहा है। इसहाक डार साहब की कुछ पॉलिसियों पर उन्होंने तनकीद की, लेकिन मैं समझता हूं कि डार साहब खुद कहते हैं, मेरे अपने इंटरव्यूज़ में कह चुके हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से मैं जो है ना उनके साथ इंशाअल्लाह, डार साहब के साथ भी इंटरव्यू होगा जी, इंशाअल्लाह, ठीक हो गया ना। मेरी कुछ पर्सनल कुछ मसरूफियात थी, इस वजह से डार साहब के साथ भी इंटरव्यू होगा, बड़ा दबंग किस्म का होगा। तो उसकी मतलब ये है कि उन्होंने जिन पर तनकीद की वो पहले भी उनको पता है डार साहब को। डार साहब असल में जो वो फिस्कल डिसिप्लिन है ना, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। डार साहब उस हवाले से बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान है। इसी वजह से तो बहुत सारे हलकों को मिफ्ता इस्माइल पसंद थे, है ना, समझ आ गई है ना, ठीक हो गया ना। और कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो ना खाते हैं ना खाने देते हैं। खैर, वो फिजिकल डिसिप्लिन डार साहब का बहुत सारों को चुभता है। आजकल हम बैंकों में जाएं ना, या बाकी कहीं जाएं एक्सचेंज कंपनीज में या इधर उधर, वो बड़े तपे होते हैं डार साहब पे, क्योंकि पहले जो भी आता तो जनाब वो कहते हैं यूं डॉलर खरीद लो, यूं डॉलर बेच लो, और वो बेचने का खरीदने का कारोबार यूं जोरों पर था। अब डार साहब ने आके ऊपर जो है ना पैर रख दिया है, बहुत सारी चीज़ों को सख्त कर दिया है। तो जब वो सख्त हुई हैं तो बहुत सारों की चीखें निकलने शुरू हो गई हैं, चाहे वो बैंकों में बैठे हों, चाहे वो एक्सचेंज कंपनीज में बैठे हों, चाहे वो जिधर भी बैठे हों। तो बहुत सारा जब फिजिकल डिसिप्लिन टाइट हो ना, तो बहुत सारों को एतराज़ होता है। आगे चलते हैं। तो उसके बाद ब्यूरोक्रेसी पर भी तनकीद की। मेरा ख्याल है ये तनकीद जायज़ है, जो बात जायज़ है उसको जायज़ ही मानना चाहिए। कहते जो ब्यूरोक्रेसी है ना, ये भी अपनी, यानी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी अपनी मस्ती में मस्त होती है, चाहे वो सूबाई ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो फेडरल ब्यूरोक्रेसी हो। और मेरा ख्याल है कि ब्यूरोक्रेसी की दादागिरी 1947 से लेकर आज तक ये एक अजीब अलग किस्म की दादागिरी है, ठीक है। ये अगर आपको शायद ये अजीब लगेगा मेरा जुमला, लेकिन ब्यूरोक्रेसी की जो दादागिरी है ये शायद इस्टेब्लिशमेंट की दादागिरी से भी बहुत ज़्यादा हो। जो इस्टेब्लिशमेंट, आप मेरे दादागिरी वाले लफ्ज़ को शायद कुछ लोगों ने इसको सख्त लिया हो, तो मैं आपको जो लफ्ज़ इसका मुतबादिल पसंद है, यानी कि आप यूँ समझ लें मनापली कह लें। जो ब्यूरोक्रेसी की मनापली है, चलो मैं कहता हूं मुबैना मनापली, ये कंट्रोल टावर की मुबैना मनापली से भी ज़्यादा सख्त है। और ये बाजवा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग चाइना वाले मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि जी हम आपकी ब्यूरोक्रेसी के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि ये हर चीज़ में खच मारते हैं, ये हमारे लिए मसाइल पैदा करते हैं। तो वो ज़ाहिर है बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। कुछ ब्यूरोक्रेटिक अनासर जो है ना, वो कुछ तो मसाइल वैसे पैदा करते हैं जो उनकी रूटीन की कार्रवाई होती है। हमारा जो रेड टेपिज़म है ना, ये सुर्ख फीता, ये भी बहुत एक बजाते खुद एक मसाइल हैं। और कुछ लोग फिर आपको पता है यूं कायद-ए-आज़म के चक्कर में भी होते हैं, वो चाहे अंदर की कंपनी हो चाहे बाहर की कंपनी हो, तो उनसे वो फिर जो उसको ना वो गड़बड़ करते रहते हैं। तो कहते हैं चाइनीज़ मेरे पास आए और उन्होंने शिकवा किया कि आपकी ब्यूरोक्रेसी हमें चलने नहीं देती, ठीक। उसके बाद कहा कि जनाब के ये जो नियाज़ी का दौरा रूस था, इस पर भी बात हुई। मुझे इसहाक डार साहब ने बताया था उस वक़्त कि रूस का जो दौरा हुआ है नियाज़ी का, इसमें कंट्रोल टावर की आशीर्वाद शामिल नहीं है, उनकी मर्जी शामिल नहीं है। वही बात तकरीबन बाजवा साहब ने की है। और उन्होंने कहा है कि ये जो नियाज़ी साहब का, इमरान नियाज़ी साहब का दौरा रूस था, ये मैं तो आखिर पे मीटिंग में पहुंचा जिसमें असद उमर भी थे, तब तक इन्होंने बिल्कुल जनाब उसकी वो कर ली थी। वो कहते हैं कि इन्होंने उसका पूरा पक्का वो सब कुछ जो है ना वो कर लिया था फैसला। मैं तो आखिर पे पहुंचा तो मैंने कहा चलो आपने फैसला कर लिया, तो फिर और जब ये सारों ने फैसला कर लिया कि ये दौरा करना चाहिए, तो फिर कहते हैं मैंने भी कहा कि ठीक है जी कर लें।
मतलब जब आप सारी पूरी काबीना, किचन कैबिनेट, वजीर आज़म सारे को फैसला कर चुके हों तो फिर ठीक है। मैंने भी कहा, हालांकि वो कहते हैं ना हमारी रूस के साथ इतनी को तिजारत थी, ना रूस के साथ को मुआहदे थे, ना रूस हमें इंटरनेशनल फोरम पे इतना सपोर्ट कर रहा था, ना कोई जो है ना हमारे हक में वोट दे रहा था, तो वो मतलब वो वाली बात नहीं थी। लेकिन चलो उन्होंने दौरा कर लिया। उसके बाद उन्होंने साइफर और एब्सोल्युटली नॉट पे बोला बाजवा साहब ने। उन्होंने कहा ये दोनों चीज़ें झूठ का पलंदा है, इनमें कोई सदाकत नहीं है, और इन्होंने उल्टा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और नियाज़ी ने इस पर भरपूर सियासत की है। ठीक। और फिर उसके बाद एक और उन्होंने इतराफ़ किया, उन्होंने कहा कि इमरान खान को हम लेकर आए, आउट ऑफ द वे जाके इनको फेवर दी, आउट ऑफ द वे जाके इनकी बातें मनवाई, सेलेक्टर का धब्बा मुझ पे लगा, लेकिन जवाब में मुझे क्या कि इतना सारा मैंने फ़ौज को सर्व किया, पाकिस्तान की खिदमत की, अब मुझे आखिर पर इन्होंने गद्दारी का लेबल लगा के ये मेरे ऊपर धब्बा लगाया है और ये इन्होंने मुझे गद्दार कहा है। मतलब आप देखें ना, बात तो बहुत बड़ी है ना कि आप वो चलते हैं जनाब सेकंड लेफ्टिनेंट में आते हैं, फिर उसके बाद जो है ना आप कैप्टन बनते हैं, लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर उसके बाद कैप्टन बनते हैं, कैप्टन से ऊपर आप मेजर बनते हैं, मेजर से ऊपर आप लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं, फिर कर्नल बनते हैं, फिर ब्रिगेडियर बनते हैं, फिर मेजर जनरल बनते हैं, फिर मेजर जनरल के बाद आप लेफ्टिनेंट जनरल बनते हैं, फिर लेफ्टिनेंट जनरल के बाद फिर आप आर्मी चीफ बनते हैं आके। तो कितने स्टेप्स होते हैं जनाब, ये कितने सालों पे मुहित ये सफ़र होता है, और आखिर पे जब आप आर्मी चीफ बने कोई आपको गद्दार कह दे। जब आप हर मैदान के लिए तैयार हों, आपने जब इस तरीके की जंगें लड़ी हों, जब इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हो, जब हर मैदान में गोली खाने के लिए तैयार हों, जब हर मैदान में जामे शहादत नोश करने के लिए तैयार हों, सारा कुछ, जब वो पीक पे आए आप पे गद्दारी का ठप्पा लग जाए, लगाने वाले कौन हों? आपके बगल बच्चे। लगाने वाले कौन हो? जिनको आपने झोली में पाला हो। लगाने वाले कौन हो? जिनकी आपने नैपियां बदली हो। लगाने वाले कौन हो? जिनके लिए आपने किसी को धक्का दे के जगह बनाई हो। वो लगाने वाले, तब तो आपको अफसोस होगा ना। तो वही अफसोस, उसी अफसोस का इजहार किया। ये किसी को मालूम नहीं है, ये जो लोग मीडिया में हैं या मीडिया में उस वक़्त थे, या जो सूरत हाल थी, जो वाकफान हाल हैं, उनको मालूम है। इन्होंने तो खान साहब की जिस तरीके की फैसिलिटेशन की है, जिस तरीके की सहूलतकारी की है, जिस तरीके का खान साहब को पाला है, इस तरीके से तो कभी नहीं हुआ पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री में। एक ट्वीट हो जाता था, खान साहब कहते हैं मुझे पसंद नहीं है ये ट्वीट सहाफ़ी से, चाहे वो सहाफ़ी है मर्द है खातून है, उससे डिलीट करवाओ। फ़ोन आ जाता था ये ट्वीट डिलीट करो, फौरी तौर पे डिलीट करो। एक वीडियो आती थी, ये तो मैं खुद गवाह हूं ना, मैं खुद इसका विक्टिम हूं। एक वीडियो आती थी, इस वीडियो को डिलीट करो, इस वीडियो को म्यूट करो, ठीक है ना। और कुछ लोगों ने फिर, और उसके बाद अगर आपने म्यूट नहीं करना तो आपको घर से घसीट के ले जाते थे। ये हालात भुगते हैं हम लोगों ने, ठीक है ना, खान साहब के ज़माने में। और खान साहब का टूल कौन बने हैं? यही लोग बने हैं, ठीक है ना। अब वो मान रहे हैं ना कि हमसे गलतियां हुई हैं और हमने ये पुठे काम किए थे और खान साहब के लिए किए थे, और खान साहब को आउट ऑफ द वे जाके हमने फेवर दी थी। आज वही खान साहब हमें गद्दार कह रहे हैं। तो कल को जो वो गुजरांवाला का जब जलसा हुआ था, और जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि जनाब जनरल बाजवा साहब, जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब, आपको इन बातों का जवाब देना होगा। क्या उन्होंने गलत कहा था? बिल्कुल ठीक कहा था, 100% ठीक कहा था। उन्होंने तो बड़े एहतराम से कहा था ना। ये तो कहा ही नहीं था कि आप यजीद हो, ये तो कहा ही नहीं था कि आप गद्दार हो, आप तो मीर सादिक हो, आप तो मीर जाफ़र हो, आप तो जानवर हो। उन्होंने तो पूरे इंस्टीट्यूशन को तबाह बर्बाद करके रख दिया ना। इन्होंने तो पूरे इंस्टीट्यूशन में बगावत कराने की कोशिश कर दी ना। इन्होंने तो पूरे इंस्टीट्यूशन को अटैक किया है ना। कभी ऐसा आपने सोचा था कि एक पाकिस्तान का इतना बड़ा सानिया कि जिसमें एक कोर कमांडर शहीद हो जाए, उसके साथ कितने ब्रिगेडियर चले जाएं, 6 लोग शहीद हो जाएं, वो पाकिस्तान के लिए इतना बड़ा सानिया हो, और ये यूथ ये कहें कि यार बड़ा अफसोस हुआ है, इसमें बाजवा साहब नहीं थे, बस वो बच गए। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ऐसा मजाक कभी आपने शहीदों का उड़ते हुए देखा था?
ये वही लोग हैं कि जब इसी वजह से जब आप लम्हों में खता करते हैं, कौम सदियों में उसकी सजा भुगत रही होती है। जब आप हाथों से गिरे लगाते हैं तो फिर कौम दांतों से खोल रही होती है, खुलते तब भी नहीं है। आज जो इंतशार पैदा हुआ है ना, खान साहब ने जो 4.25 साल में जो इंतशार पैदा किया है, वो इंतशार आप भुगतेंगे, आप अशरों तक भुगतेंगे। इत्मीनान रखे पाकिस्तानियों, वो इंतशार आप अशरों तक भुगतोगे। मैं इंशाअल्लाह इस वजह से नहीं कह रहा कि इंशाअल्लाह कहना चाहिए, आप वो इंतशार भुगतोगे, अशरों तक भुगतोगे। मैं कल पढ़ रहा था, वो पैनाडॉल गोलियां और पैनाडॉल सिरप बनाना बंद कर दिया। क्यों भाई? वो इसलिए कि हमारे खान साहब ने जो कहते हैं मैं रियासत मदीना का दावेदार, वो आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर ने वो ये किया था कि फरवरी 2022 में जाने से दो माह पहले इजाज़त दे दी थी, आप 50% बढ़ा दो। यानी थोक के हिसाब से ना दवाइयाँ 600% बढ़ गई, ठीक, और बढ़ा दो 50% और बढ़ा दो। जैसे आए शहबाज शरीफ, उसने कहा मैं तो नहीं बढ़ाने देता। जैसे उन्होंने रोका, उन्होंने दवाइयाँ बनाना बंद कर दी। अब जो दवाइयाँ बनाना बंद कर दी, अब पूरी पैनाडॉल की शार्टेज हो गई है, वो सिरप की शार्टेज हो गई है, पत्तों की शार्टेज हो गई है, सारे वो नहीं बन रही। तो ये लोगों की माफियाज की आदत खराब करके गया है बंदा, ये तबाह बर्बाद करके गया है पाकिस्तान को। ये ऐसे नहीं गया, ये पूरे, अब मैं क्या कहूँ, उस टॉपिक से हट जाएंगे, बहुत सारी बातें और हैं। उसके बाद कहा कि सिलेक्टर का भी हमें धब्बा लगा और सिला ये मिला कि आखिर पे इसने मुझे गद्दार कहा। और जनरल फैज़ फिर उसके बाद कहा कि जनरल फैज़ खुद मेरे पास आए, मुझे रिक्वेस्ट की कि जी मुझे कोर कमांडर लगाएं। और उनको जब मैंने कोर कमांडर लगा दिया उनका ट्रांसफ़र कर दिया, तो फिर जनाब ISI से तब्दील करके जब उनको मैंने पेशावर कोर में भेजा, इसने फसाद खड़ा कर दिया। इसने उनको, मैंने नहीं छोड़ना, मैंने इसको तो रिलीज़ नहीं करना, मैंने तो ये नहीं करना, मैंने तो वो नहीं करना। पूरा तमाशा लगा फ़ौज का, फ़ौज के इदारे का। कभी ऐसा हुआ था? कभी भी ऐसा नहीं हुआ, ठीक। तो कहते हैं वो मैंने वो फिर जो है ना, अच्छा अब आप यकीन कीजिए, मैं आपको ये भी अंदर की खबर बता रहा हूँ कि इसको ये भी पुट्ठा मशवरा दिया गया था कि यही जो इनको कहें ना कि ये जो ISI है इसको एज अ कोर डिक्लेयर कर दें। हाँ, ये यहाँ तक भी सूरत हाल हुई है। इन्होंने ही अब खान साहब को क्या पता, खान साहब को तो पूरी बिस्मिल्लाह नहीं आती। खान साहब को क्या पता कि जनाब की ISI को कोर भी डिक्लेयर किए। वही पुट्ठे मशवरे देने वाले जो आज तक दे रहे हैं, उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि उन्होंने पूरी प्लानिंग, वो पता नहीं क्या डिव्स वगैरह जो भी होती हैं उन्होंने बना शना ली थी, पूरी प्लानिंग हो गई थी। तो फिर उसके बाद जनरल बाजवा साहब ने कहा कि भाई अगर ये कोर डिक्लेयर हो गया, तो अगर ये कोर्ट, ये अंदर की खबर आपको बता रहा हूं, मैंने एक दफ़ा पहले भी बताई थी, अगर ये कोर्ट डिक्लेयर हो गया तो फिर आपको पता है कि आपके अंडर तो आएगा नहीं, ये तो फिर डायरेक्ट आर्मी चीफ के अंडर आएगा। फिर इनको लग गई, ठीक है ना, कि अगर ये कोर्ट डिक्लेयर हो जाता है, ISI कोर्ट डिक्लेयर हो जाता है, तो आर्मी चीफ तो दूसरे दिन बगैर पूछे वज़ीर आज़म के इधर उधर तब्दील कर देगा। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है ना, इसको ISI रहने दें और आप जो है ना आप इसको छोड़ें। और ये वो खुद कह रहे हैं कि मुझे कोर कमांडर बनाना है ताकि मैं आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो सकूं। तो जब मैंने ये किया, बाजवा साहब कहते हैं कि जब मैंने ये किया तो फिर साहब ने उल्टा असर उसका ले लिया। और फिर उसके बाद कहते हैं कि अब वो झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैं तो बेअख्तियार वज़ीर आज़म था। कहते हैं खुद ही सारे निकम्मे लोग लगाए, ये वसीम अकरम प्लस को लगाया, उस्मान बुज़दार को। हम बार बार कहते रहे ऐसा ना करें, इतना बड़ा सूबा है, 12-13 करोड़ का, 14 करोड़ का सूबा है, और आपने उस पर एक ऐसा निकम्मा बंदा लगाया है जिसको अपना नाम लिखना नहीं आता, जो कहता कोरोना काटता कैसे है, जिसके साथ IG हाथ मिला रहा होता तो वो कहता अभी मैं इतना ट्रेन नहीं हूँ, ट्रेंड की बजाय ट्रेन, ठीक हो गया ना, वो कहता अभी मैं इतना ट्रेन नहीं हूँ, मुझे पता ही कोई नहीं था। तो वो कहते हैं कि PTI के बाजवा साहब ने बोला कि PTI के लोग मेरे पास आते थे, इत्तेहादी मेरे पास आते थे, वो कहते थे सर इनको समझाएं, जनरल साहब इसको समझाएं, आर्मी चीफ साहब इसको समझाएं खान साहब को, ये क्या सत्यानाश कर रहा है, ये सूबे का भी और ये कोई नहीं। तो कहते हैं हम इनको कहते हैं कि भाई इनकी बात सुनो, अपने लोगों की बात सुनो, अपने इत्तेहादियों की बात सुनो,
ये तो वो कहते हैं इनको खातिर में ही नहीं लाते थे, वो घास ही नहीं डालते थे। जाहिर है वो घास इस वजह से नहीं डालते कि उनको उस वक्त उनका चश्मा फैज़ जारी था, ठीक है ना, तो वो घास के अपने वो MKM वाले को धमकी देते तो उनके सर में डंडा पड़वा देता था, कोई और धमकी देते तो उनके सर में डंडा पड़वा देता था, ये इसी तरीके से। तो उसके बाद कहते हैं कि अदम एतमाद से 6 माह पहले, जनरल बाजवा साहब ने कहा है कि अदम एतमाद से 6 माह पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में फैसले हुए और वो फैसले हो कि जी अब हमने न्यूट्रल रहना। उसकी वजूहत है, उसकी वजह यह है कि उन पर तनकीद हो रही थी ना। हाँ, मैंने आपको बताया हुआ है अपने वीलॉग्स में कि सब्जी वाले के पास जाओ, इमरान खान को 2 गालियां देता, जनरल बाजवा को 6 गालियां दे देता, ठीक है ना भाई, ये लाए हैं और ये सारा मुसीबत बनी है। ठीक भाई, अब बात यह है कि अब हुकूमत है ना, एक बात है हुकूमत है, अब कोई महंगाई पे गालियां पड़ती हैं तो हुकूमत को पड़ती हैं। अब ये मसला ये है, फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सारे का सारा प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे आ गया, सारा का सारी तनकीद इस्टेब्लिशमेंट पे आ गई, ये मसला हुआ था। ठीक हो गया ना। अब वो कहते हैं कि जनाब ये फैसले हुए कि अब हम न्यूट्रल रहेंगे। खान साहब को बता दिया गया, खान साहब नाराज हो गए। खान साहब को ये भी हमने बताया था कि देखो जरदारी साहब इस्लामाबाद में बहुत एक्टिव हैं, आप अपने बंदों पे नज़र रखें, ठीक। और फिर उसके बाद हम मीर साहब की तरफ इशारा करके उन्होंने कहा कि मीर साहब देखें, आपने कॉलम लिखा था 1 साल पहले, उस वक्त आपको क्या पता था कि भाई अदम एतमाद आ रही है, तो उस वक्त खान साहब को नहीं पता था, उनको जान जाना चाहिए था। लेकिन खान साहब उल्टा हम पे नाराज हो गए कि आप मेरी मदद नहीं कर रहे। और फिर बाजवा साहब ने यह भी कहा कि अब इन्होंने मुझे कहा कि अब सारी अपोजिशन को जेल में डालो। आप इनका फाशिज्म तो देखें ना। वो उस दिन खुद मान गए कि इंटरव्यू में या सहाफियों के साथ गुफ्तगू में खान साहब कि मैं तो कहता रहा इस्टेब्लिशमेंट से कि आप नैब के जरिए सारी अपोजिशन को जेल में डलवाओ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब दर्जनों लोग डलवा दिए, वो चाचा चुमा चट्टी की वीडियो ला के उनको ब्लैकमेल करके, हालांकि उसी चाचा चुमा चट्टी ने पहले, आपको पता है कुछ अर्सा पहले एक गुफ्तगू की थी कि अब हवाओं का रुख तब्दील होगा, अब हुकूमत वाले भी पकड़े जाएंगे, इनके केसेस भी हैं। जावेद चौधरी साहब के साथ उनका एक ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू था। जावेद चौधरी साहब ने यके बाद दीगरे 2 कॉलम लिखे, उन कॉलम में उन्होंने बताया, अपने कॉलम्स में, अब वो कॉलम्स मौजूद हैं, आप चेक कर सकते हैं कि अब हुकूमत वालों की भी बारी आएगी, ठीक है ना। अब ये इनको हम पहले पकड़ लेते, लेकिन मसला ये है कि ये फिर गड़बड़ हो जाती, ये हो जाता, वो हो जाता। जब ये इनको महसूस हुआ कि अब चाचा चुमा चट्टी हमें भी पकड़ेगा, उसकी फौरन ही वीडियो निकाल दी तैयबा गुल के साथ। उस तैयबा गुल को फिर बंद किए रखा, महीना 1.5 महीना उनके शौहर को बंद किए रखा यहां पर कि किसी किस्म का उनको कोई बुलाए नहीं। समझ आ गई ना। अब बात यह है, इस तरह की ब्लैकमेलिंग करके नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, बाकी लोगों के आपने दर्जनों लोग बंद करवाए। अभी भी आपको सुकून नहीं था, इत्मीनान नहीं था, अभी भी आपकी सेटिस्फेक्शन नहीं हुई। आप कहते थे आर्मी चीफ से कि इन सब को अंदर करो। वो उनका ख्याल था कि सिर्फ एक ही पार्टी हो। निजी महफिलों में उन्होंने कहा है कि चाइना में नहीं है, एक ही पार्टी, यानी वो उनको वो डेमोक्रेसी वाली तो वो बात ही नहीं थी ना उनमें। वो फलां को मिसाल देते थे, देखो चाइना में कैसे है, जैसे सऊदीया में कैसे है, उन्होंने फलां को लटका दिया, फलां को लटका दिया। आंखों के आगे ऐसी चर्बी आई हुई थी, वो सबको लटकाना चाहते थे सिवाय अपने। एक ही जमात हो, तहरीक इंसाफ, और ऊपर मैं डिक्टेटर बन के बैठा रहूं, भले पाकिस्तान का खुदा न खास्ता सत्यानाश हो जाए, मैं ही बैठा रहूं। ये प्लान जब पानी फिर गया, तब आपको खान साहब को, आपको पता चल रहा है खान साहब को गुस्सा क्यों है। इस बात का गुस्सा है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।